अंकिता ने कहा कि विशाल मुझे एक पेन दे दो। तो इसने क्या कहा विशाल ने कि मैं पेन तो दे दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। तो बोला क्या शर्त है? कि आफ्टर एग्जाम मुझे पेन को क्या कर देना, रिटर्न कर देना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे विशाल ने अंकिता के साथ क्या किया, कोऑर्डिनेट किया। इसके पास नहीं था, कमी था, लेकिन इसने अपना लॉन पेयर को इसको क्या कर दिया, दे दिया, या यहाँ पे हम पेन के फॉर्म में कहें तो पेन दे दिया। तो अंकिता का क्या हो गया, भला हो गया, यानी कि जो है उसने पेपर दे दिया। ठीक है, तो इसने विशाल और अंकिता के बीच क्या बना, कोऑर्डिनेट बना। कोऑर्डिनेट में कभी भी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब हम इसको रियल एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये तुमने आपको समझाने के लिए बताया, थोड़ा एक एग्जांपल फिर और देंगे रियल लाइफ से। मान लीजिए कि मेरे पास NH4+ है, ठीक है, अमोनियम आयन है। अब यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन मस्त खुश था, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो ऑक्टेट के फॉर्म में होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्टेट था और हाइड्रोजन डुप्लेट था, बिल्कुल बहुत ही खुश था। लेकिन कहीं से H+ भटकता भटकता आ गया। अब H+ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये कहता है नाइट्रोजन से कि ये तो मुझे जो तुम्हारे लॉन पेयर है ना, मुझे दे दो। तो इससे बोला कि क्या फायदा होगा, बोला कि मेरी जो कमी है ना वो फुलफिल हो जाएगी। और बोला कि नाइट्रोजन को कि भाई तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसने अपना लॉन पेयर जो है इसको दे दिया। लेकिन नाइट्रोजन ने कहा कि अगर कहीं से टूटेगा तो सबसे पहला बॉन्ड यहीं से टूटेगा। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, यहीं से इलेक्ट्रॉन को लूंगा। इसने दिया नहीं है, इसने क्या किया है, बस मदद किया है। अगर मान लो कि एग्जाम के दौरान विशाल का भी पेन खराब हो जाता तो ये अंकिता से रिटर्न ले लेगी। उसी तरीके से अगर जब भी जरूरत पड़ेगा तो ये हाइड्रोजन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे रिटर्न कर ले सकते हैं। ये जो बॉन्ड बनाना, इसी बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोवलेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पे शेयरिंग के कारण बना है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। तो इसीलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको कई जगह पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहा जाता है। आपसे मैं पूछूं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, शेयरिंग के कारण बन रहा है। इसीलिए ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अब मैं ऐसे समझाता हूं कि एक और तरीके से, कि मान लीजिए कि हॉस्टल का एग्जांपल ले रहा हूं। मैं अपने हॉस्टल में रहता था, तो वहां पे ना कॉमन शीशा था। तो कॉमन शीशा में मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे जरूरत है अपना कंघी लेके आए, हम करके चले गए। दूसरा आया यहाँ पे जो है, इसका मतलब ये लॉन पेयर इसी के पास है, बस आओ और अपना जो है यूज करके चले जाओ। जैसे कहते हैं ना कि मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। आपसे कहा कि आप जो है ना नीट के पेपर में जो है एकदम बिल्कुल मस्त पढ़िए, हम जो है आपको अच्छे कॉलेज में भेज देंगे। वो आपको बस एक मतलब जो है क्या कहोगे, संतावना दे रहा है कि आप अच्छा कीजिए। आपने अच्छा किया, और अगर जरूरत पड़ी तो उसने क्या करेगा कि अपने कांटेक्ट को दे देगा। कोई टीचर जो है क्या करेगा, कांटेक्ट दे देगा कि हाँ आप इस कॉलेज में फोन कर लीजिए। अगर जो उनका जान पहचान होगा तो वो क्या कर देगा, आपकी मदद कर देगा। तो उसी तरीके से बस यहाँ भी क्या हो जाता है कि ये जो लॉन पेयर है बस इसको देता है कि हाँ तू यूज कर ले जब तक तुम्हें रिक्वायरमेंट है, और फिर जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वापस क्या कर लूंगा, ले लूंगा। एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए मेरे पास BF3 है, ठीक है, मेरे पास क्या है, BF3 है। ओके, और यहां पे मेरे पास क्या है, NH3 है। ओके, अब देखिए यहां पे ये हर कोई एटम चाहता है कि अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले, चाहे जैसे भी हो।
तो ये BF3 जो है ना अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, जिस कारण से ये चाह रहा है कि किसी तरीके से जो है क्या कर ले, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये देखता है कि नाइट्रोजन के अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर है, और इस लोन पेयर को क्या कर लेता है, ले लेता है। और जैसे ही लेता है तो इस कारण से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह देते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब क्या होता है, कि बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है एक एटम दूसरे एटम को, और जो बनता है बॉन्ड उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए जो है कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट टाइप का ही होता है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं कहूं तो इन्होंने बस एक तरह से इसको सहयोग किया, जब जरूरत पड़ेगा तो ये क्या कर सकता है, अपना वापस ले सकता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे घर में कोई चीज एक्स्ट्रा पड़ा होता है, जैसे मैं कहूं कि आप लोगों ने 10th क्लास पास कर गए, ठीक है, तो आपके पास जो बुक होंगी, आप किसी को, अपने फ्रेंड को बेच नहीं रहे, अपने फ्रेंड को दे दिया, या अपने फ्रेंड के भाई को या सिस्टर को दे दिया, या अपने रिलेटिव को दे दिया। हम रिलेटिव को जब बेचे नहीं तो क्या कहते हैं कि तुम यूज कर लो, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझे रिटर्न कर दो, ऐसा कहते हैं कि नहीं। तो इस टाइप से क्या किया हमने, जो है अपने रिलेटिव वाले बच्चे के साथ जो है क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, और जब जरूरत पड़ेगा आप बीच में भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। तो उसी तरीके का यहाँ भी बॉन्ड हो जाता है, तो इस प्रकार से हो जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैंने बताया था कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं। मैंने कहा था कि आयनिक बॉन्ड का मतलब आयन में कन्वर्ट होना। तो आयन में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या चाहिए, लो आयनाइजेशन एनर्जी। वेरी गुड। दूसरा, हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, हाई। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। अब हम बात करते सी। एनायन एंड कैटायन जो बॉन्ड बनाता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मेरे से पूछा जाता है बॉन्ड फॉर्म्ड इन क्रिस्टल बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कैसा बनेगा, अभी भी आयनिक बनेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेटल एंड नॉन मेटल के बीच कैसा बनेगा, आयनिक बनेगा, ठीक है। अगर देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब भी तो मेटल ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब नॉन मेटल होता है। एनायन का मतलब भी आप क्या कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा, यानी कि कौन देगा, मेटल देगा। अगर ये तीनों कंडीशन दिख जाए तो आयनिक बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहता बॉन्ड फॉर्म्ड इन फॉर्म्ड बाय, मैं सीधे सीधे लिख देता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक मेटल दूसरा नॉन मेटल हो तो आयनिक, अगर जब दोनों नॉन मेटल हो तो वो कैसा बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछूं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच कौन सा बनेगा, मेटालिक। वेरी गुड, फाइन, थैंक यू। तब अगर आपके पास है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच कैसा बन जाएगा, मेटालिक। मेटालिक बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप क्वेश्चन को बता सकते हैं जिस टाइप से भी आपसे पूछा जाए।
कह रहा है विच फॉर्म अ क्रिस्टल ऑफ NaCl, यानी कि कौन जो है NaCl का फॉर्म करेगा। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। वेरी गुड। तो Na प्लस एंड Cl माइनस, कोई कहेगा कि NaCl नहीं, क्योंकि जब भी आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो वो आयन के फॉर्म में होते हैं और इसीलिए वो Na प्लस एंड Cl माइनस में होगा। अब आपसे पूछा है कि कौन जो है लीस्ट आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है, चलिए, आपको मैंने कहा था कि मोस्ट आयनिक कौन होंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। यस। अब जिसकी लिस्ट होगी वही कंपाउंड आपको बताना है। हम निकालते हैं, हमें देखते एक एक करके AgCl में जिसका जिसका आपको पता हो तो हम निकालते हैं, फिर हम लोग जो है गैस करेंगे 3 3 3 3। ठीक है, अब देखिए आप सभी को पता होगा लिथियम के नीचे पोटासियम आता है और लिथियम का 1 होता है, मैंने कहा था 0.1 घटा देना, इसका मतलब है लिथियम के नीचे सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटासियम आता है, तो यानी कि 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेरिलियम की। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज। ठीक है, अब इसकी वैल्यू होती 1.5, इसकी वैल्यू होती 1.2, इसकी वैल्यू होती 1.9, इसकी वैल्यू 0.7 और इसकी अप्रॉक्स में 0.7 होती है, यहाँ पे 0.7 हो गया। अब कैल्शियम है तो कितना हो गया, 1.1 हो गया, अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं। अब देखिए ये जो होते हैं ना इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं, अगर इनर ट्रांजिशन मेटल हैं तो ये वैसे भी क्या करेंगे, आयनिक कंपाउंड वही, यानी कि कौन सा। मैं दो तरीका बताता हूं, एक पहला तरीका तो यह है कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, दूसरा आप देखो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होते हैं ना वो ज्यादा आयनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 shows आयनिक बॉन्ड। अगर आपको देखना है तो आयनिक बॉन्ड जो है कौन शो करेगा, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के जो एलिमेंट होंगे वही ज्यादातर जो है आयनिक बॉन्ड शो करते हैं, तो ये वैसे भी नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आपको बताना है फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO, फॉर्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट विल बी। अगर आपके पास MO का दिया हुआ है, मैं सबसे पहले कुछ आपको समझाता हूं। MO दिया हुआ है, हम कैसे किसी मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मूला को लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे क्या करना है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से H2 बनता है, कैसे बनता है, तो हम अगर जब कभी किसी का फॉर्मूला बनाना हो तो इसकी वैलेंसी लिखिए, इसकी भी वैलेंसी लिखिए, अगर कटता है तो कटा दीजिए, नहीं कटता है तो एज इट इज क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं कहूं कि CO2 है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बनाना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कट रहा है तो हमने कटा दिया 2:1, और इसको हमने क्या कर, हाँ यानी कि जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, CO2। सिमिलरली मैं कहूं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला बनेगा, Al2O3। वेरी गुड, एल्युमिनियम का 3, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 2, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, Al2 एंड O3। बोलिए क्लियर है। यस सर। आपसे एक और पूछूं, आप मुझे बताइए कैल्शियम एंड ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, CaO होगा। Ca होगा, क्यों,
सर सी ए की बैलेंस भी है 2 और ओ की भी है 2 और ओ ऑक्सीजन की कट हो भी जाएंगे वो। हाँ, तो इसीलिए इसका कितना हो जाएगा आपका 2 से 2, तो यानी कि CaO हो जाएगा। और मैं पूछूं कार्बन एंड हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? CH2 अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 4। और CH4 हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 1। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर CH4 सकते हैं? वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा? CH4। इसी तरीके से एल्युमिनियम हाइड्राइड का लिख सकते हो तो 3:1, तो ये जो है AlH3 लिख सकते H3 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, मुझे ये नहीं पता मेटल क्या है, लेकिन इतना पता है कि इसका रेशियो सेम होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। यस सर तो यहां से पता लग गया कि मेटल की वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी ऑफ मेटल 2। वैलेंसी ऑफ मेटल कितना हो जाएगा? 2 2। ओके। अब वो कह रहा है कि फास्फेट, तो फास्फेट क्या होता है? PO4-3 को हम लोग क्या कह देते हैं? फॉस्फेट फॉस्फेट कह देते हैं। अब हमारे पास फॉस्फेट है, तो हम यहाँ पे मेटल और एक साइड क्या लिखेंगे? PO4-3। फॉस्फेट तो यहाँ पे मेटल की वैलेंसी कितनी है 2 और फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी है? -3। तो यानी कि 3 ले लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो ऐसा होगा नहीं कि निगेटिव हो। तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। M3 तो क्या हो जाएगा? M3। M3P2 ऑप्शन ए अब ये माइनस तो नहीं होगा क्योंकि ये हमने क्या कर दिया? इसके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो है यस इस प्रकार से जो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो ए जाएगा? ए ए ऑप्शन ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर अब वो पूछ रहा है आयनिक कंपाउंड डू नॉट हैव, कह रहा है कि आयनिक कंपाउंड के पास क्या नहीं होता है। मैंने ये वाला बात नहीं बताया तो मैं फिर से बता देता हूं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड का मतलब होता है कठोर होता है, ब्रिटल का मतलब होता है जरा सा तोड़ोगे तो पूरा एकदम जो है चूर चूर हो जाएंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कांच की ग्लास को जरा सा चोट लगता है तो पूरा जो है चकनाचूर हो जाता है। यस सर हाँ, ऐसा नहीं होता है कि वो एकदम क्रैक करके रह जाए। इसका मतलब है उस पे क्या है? ब्रिटल नेचर है। उसी तरीके से आप अगर जब कभी नमक का छोटा सा वो लोगे, जैसे कि यस काला सर नमक वाला पत्थर, उसको तोड़ोगे ना तो देखना पूरा जो है टूट जाता है। तो यस उसी सर तरीके इसका मतलब क्या है? ब्रिटल नेचर का है। थोड़ा सा तोड़ोगे तो पूरा जो है क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या हो जाएगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। हम तीसरे की बात करते हैं, क्या मतलब होता है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का? जैसे मैंने यहां ले लिया Na+, इस पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। दूसरे पे क्या होता है? निगेटिव। अब इनके बीच में क्या होगा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो ये कैसा है? डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल? कहोगे नॉन डायरेक्शनल है। क्यों? आप चाहो तो Na+ को ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो Na+ को कैसे जोड़ देंगे? ऐसे जोड़ दीजिए। अब एक बच्चा मुझसे कहेगा कि सर पॉजिटिव को निगेटिव के सामने सामने होना चाहिए। अरे भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज किसी पर्टिकुलर जगह ऐसा थोड़ी ना कि यहीं होगा। इसका मतलब है पूरे एटम पे होगा। तो आप क्लोरीन को कहीं से ले जाओ, क्लोरीन पे निगेटिव का मतलब यहां नहीं समझना कि सिर्फ इसी जगह निगेटिव होगा, पूरे क्लोरीन एटम पे होगा। अब आप पॉजिटिव है नेगेटिव है, आप उसको सामने किसी भी डायरेक्शन से लेके जाओ, चुंबक को किसी भी डायरेक्शन से लाओगे, वो अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो यस इसी सर तरीके से यहाँ भी क्या होता है कि इसमें पॉजिटिव या निगेटिव होता है, तो इनके बीच क्या लग जाता है? तो इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है, और ये जो बनता है ये कैसा हो जाता है? नॉन डायरेक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, अब ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे अभी आपको आगे बताऊंगा वीवीटी में कि कैसे पी जो है डायरेक्शनल होता है, जबकि ये जो है कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। आप किसी भी डायरेक्शन से इसको लेके जाइएगा तो ये जो है क्या कर जाएगा? आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन कर जाएगा। तो इसीलिए ये कैसा होता है? ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ठीक है, क्लियर है?
ओके। Yes, sir. अब ये नॉन Yes, डायरेक्शनल, sir. जबकि ये कैसा कह रहा है डायरेक्शनल, तो यानी कि गलत है, कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ओके, सेकंड डी वाली बात ध्यान दीजिएगा। पोलर जो होता है, पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व इन या soluble in polar substance। पोलर का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो हो। हमने कहा था, याद रखना, पोलर जो होता है पानी होता है, और जैसे ही H और OH के बीच डिफरेंस दिख जाएगा तो आप समझ जाना पोलर है। ये जनरली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहां पे आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला केस काम नहीं करता, लेकिन अभी आप ऐसे सीखिएगा। फिर जब हम डायपोल मोमेंट बताएंगे इसी यूनिट में, तो वहां पे आपको जो है अलग अलग तरीके से बता देंगे। तो यहीं पे लिख देता हूं ऊपर में, नॉन पोलर सॉल्वेंट dissolve in non-polar solvent या non-polar substance। ठीक है, अगर पोलर पोलर होगा तो कैसा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। आप एग्जाम्पल में याद रखना N2, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो हो जाएगा वो आपका नॉन पोलर हो जाएगा। जनरली बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, इसीलिए हम लोग डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, फिर जो कि आगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें निकालना रहता है। फिलहाल हम लोग जो इसी तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। तो कहता है पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व करते हैं। तो ये जो है चार ऑप्शन मैंने आपको समझा दिया। अब वो कहता है कि इसमें से कौन जो है आयनिक है एंड कोवेलेंट बॉन्ड दोनों रिप्रेजेंट करता है, कोई बताना चाहेंगे? C. ओके, वेरी गुड। किसने बताया? C. सी, पायल। और किसी ने? Tamara. ओके, Tamara. वेरी गुड विशाल। ठीक है, कैसे कहा कि पायल एंड जो है तमन्ना की सी इसका आंसर होगा? सर NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयनिक हो गया। वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही। यहाँ पे देखिए, अगर मैं करूं CCl4 तो ये बिल्कुल प्योर कोवेलेंट है, यस सर। और CaCl2 यानी कि ग्रुप सेकंड का आ गया तो ये कैसा हो जाएगा, आयनिक। आयनिक। और ये दोनों नॉन मेटल है, वैसे भी कह सकते थे नॉन मेटल है तो कोवेलेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये H2O भी क्या हो जाएगा, कोवेलेंट हो जाएगा। अब हमने जो रूल बनाया था ना, पहला दूसरा, कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव या मेटल नॉन मेटल जो है वो क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसीलिए हमने तीसरा लिखा था कि कैटायन एंड एनायन जो होते हैं वो कैसे बनाते हैं, आपके आयनिक। तो ये वो वाला केस है। अब देखिए NH4Cl है, ठीक है, तो यहां से नाइट्रोजन पहले तो खुश था, तीनों हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट था। फिर हमने यहां से एक जो है क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया इसके लोन पर लेके। अब इस पे जो चार्ज आ गया ओवरऑल कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। दूसरे पे Cl माइनस आ गया, तो ये Cl माइनस ये पॉजिटिव आपस में क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। या पहले मैं इन दोनों के बीच बनाता हूं, फिर लास्ट में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, आयनिक बन रहा है। क्यों? क्योंकि कैटायन एंड एनायन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, जबकि यहां पे सारे के सारे कैसे बन रहे हैं, शेयरिंग के कारण बन रहे हैं, इसीलिए कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए
इसमें जो है दोनों बॉन्ड पाए जाते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका NH4Cl एंड जो है ये हो जाएगा। बोले क्लियर है? Yes, sir. ओके अब आपसे पूछ रहा है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंट बाय, आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट जो है वो कौन सा है। तो हमें पता है कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, हाई हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज हाई, आयनिक कैरेक्टर इज हाई। ठीक है, तो जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा होगा। हम एक एक करके निकाल लेते हैं। BeCl, NaCl एंड हमारे पास क्या है LiCl। ठीक है, अब सभी को पता है कि क्लोरीन का तो 3 होता है, तो हमने 3 लिख दिया, और लिथियम सोडियम तो 0.9 और इसका कितना हो जाता है 1। अब देखिए बेरिलियम है तो बेटा मांगे तो इसका जो है कितना हो जाता है 1.5, तो इसका जो है 1.5 लिख दिया। ठीक है, ओके अब यहां पे देखते हैं डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना आया 1.5, इसका डिफरेंस कितना आ गया 2.1, इसका डिफरेंस कितना आ गया 2 का। तो आपसे पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, जो सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो कौन सा होगा BeCl2 होगा। आयनिक नहीं पूछा है, वो कैसा पूछा है कोवेलेंट पूछा है। तो वहां पे क्या पूछेगा वो जो है बेसिकली आपसे कोवेलेंट पूछा है, तो क्या हो जाएगा BeCl का जो है सबसे अच्छा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये तो सबसे क्या हो जाएगा एकदम लास्ट में हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है जिसका से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा तो वो हो जाएगा तो LiCl, और सबसे खराब जो होगा क्योंकि NaCl सबसे अच्छा आयनिक कैरेक्टर है, इसीलिए ये जो है आपका राइट ऑर्डर हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. अब हम बात करते हैं कॉसल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। ऐसा कौन कौन से नियम होने चाहिए जिससे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सके। सबसे पहले सेलेक्टिंग अ सेंट्रल एटम, ठीक है, सेलेक्टिंग, मैं इसको चेंज कर देता हूं, सेलेक्टिंग, क्योंकि हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि भाई सबसे पहले कौन सेंट्रल एटम है। सेलेक्टिंग द सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको जो है क्या करेंगे पता करेंगे कि कौन जो है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि पहला रूल क्या है, लीस्ट नंबर, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें देखिएगा सबसे लीस्ट मॉलिक्यूल्स कौन सा है, या लीस्ट नंबर ऑफ एटम, लीस्ट एटम, या आप देखिएगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप देखिएगा हाई एटॉमिक नंबर, या आप देखिएगा हाई मास नंबर। अगर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सबसे कम एटम किसका, वही सेंट्रल एटम होगा। अगर इससे भी काम ना बने तो आपको क्या देखना है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपका यही दोनों तक बन जाए। फिर भी अगर जब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता तो आप एटॉमिक नंबर देख के जो है क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई मास नंबर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बता कर सकते हैं। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन can never be
अ सेंट्रल एटम। ठीक है, वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। कभी भी वो क्या होगा, फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन जो है आपका सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। बाकी जो है क्या हो सकते हैं आपके एलिमेंट जो है सेंट्रल एटम हो सकते हैं, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बाकी जो भी है कार्बन हो गया, ये सभी के सभी जो है क्या हो सकते हैं आपके सेंट्रल एटम हो सकते हैं। ओके, सेंट्रल एटम may avoid, ठीक है, may avoid the octet rule। ये जो सेंट्रल एटम है ना, ये क्या कर सकता है कि अवॉइड कर सकता है आपका ऑक्टेट रूल को। ये ज्यादा भी रख सकता है, कम भी रख सकता है, ये डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन बट कॉर्नर एटम मस्ट कंप्लीटेड द ऑक्टेट। ठीक है, सेंट्रल एटम चाहे तो, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले ही हम जो है इसको अवॉइड करवा दे, नहीं। अगर हमें बनाने में ऐसा केस आ जा रहा है, जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि जो है वो क्या कर जा रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है और कॉर्नर का हो जा रहा है और हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तब आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन शुरू में ही नहीं ऐसा कर देना कि हम किसी प्रकार से अरेंज कर दिए कि हाँ भाई सेंट्रल एटम का नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पहले प्रयास करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, वो ज्यादा और कम जो है क्या कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, सेकेंड, इफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन positive charge is present on central atom। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज कहां पे होगा, सेंट्रल एटम पे। अगर जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम लोग उसको कहां रखेंगे, जो है सेंट्रल एटम पे। ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज is put on the corner atom of molecules। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉर्नर एटम पे क्या करेंगे, इसको पुट करके रखेंगे। इस चीज को ध्यान रखना कि आपका अगर जब कभी पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो सेंट्रल एटम पे रखना, नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग कहां रखेंगे, कॉर्नर एटम पे क्या करेंगे, पुट करके रखेंगे। अब इन्होंने क्या करा कि हमने जो है आपको नियम बता दिया। अब जैसे ही इसके जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें जो है ये सारे पॉइंट का आपको जो है काफी ज्यादा यूज पड़ेंगे। सबसे पहला रूल है कि आप सेलेक्ट कैसे कीजिएगा, तो आप सिंपली देखना कि जिसका लीस्ट नंबर हो। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास CH2 है, तो यानी कि कार्बन की संख्या कम है तो हम इसको ले लेंगे। H2O में ऑक्सीजन की संख्या कम है तो ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम ले लेंगे। इन केस कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जहां लीस्ट एटम दो दो हो, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम में हो जाएगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता। सेंट्रल एटम जो है वो अवॉइड कर सकता है ऑक्टेट रूल को, यानी कि ज्यादा और जो है क्या कर सकता है, कम रख सकता है। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सेंट्रल एटम पे, नेगेटिव चार्ज आएगा तो कहां पे रखना, कॉर्नर एटम पे। ये जो लुईस अप्रोच था ये इन्होंने किसने दिया था, गिलबर्ट एंड लुईस ने दिया था। पॉजिटिवली चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कैर्नल कहते हैं, जबकि आउटर सेल होते हैं इनके सभी को मिला के हम लोग क्या कह देते हैं, जो है कैर्नल कहा जाता है। जैसे यहां देखिए पॉजिटिव है और इस वाले एटम को हम लोग क्या कह देंगे, कैर्नल कह देंगे,
और ये जो बाहर वाला सेल है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आउटर सेल कह देते हैं। लुईस थ्योरी के अनुसार से इन्होंने कहा कि अगर कोई एटम ऑक्टेट में है तो वो क्या है, ज्यादा स्टेबल है। अगर कोई भी एटम क्या होगा कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर जो रखता है वैलेंस सेल में तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसी के हिसाब से उन्होंने क्या करा, अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिया। लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, डुप्लेट को पूरा करते हैं, और सम प्लेस पे आपका लिथियम भी डुप्लेट को पूरा करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्यों उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था? क्योंकि ऑक्टेट रूल के अनुसार से क्या कहता है कि जो एटम होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जिस कारण से वो कैसा हो जाएगा, आपका जो है ज्यादा स्टेबल होगा। और हमने इसीलिए सबको ऑक्टेट में करना प्रयास किया। हाइड्रोजन हीलियम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डुप्लेट होते हैं। अच्छा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग नोबेल गैस भी कहते हैं। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या कह देते हैं, नोबल गैसेस। हाँ, नोबेल गैसेस या इनर्ट गैस। कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियॉन, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, आर्गन, Xenon, जीनॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। radon, हाँ। iron. इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, 10, 10, 18, 18, 36, 36, और यहाँ पे कितना, 54, 54 54, और 86 हो जाता है। 56. ठीक है, तो हमने क्या करा कि यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखने के लिए पहले भी मैंने बताया था, 8, 8, 18, 18 को जोड़ दिया, और दूसरा क्या करते हैं, 32, 32। तो यहाँ पे 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो आप इसको याद रखें। वही कहता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं ना वो कैसे होते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अब ये कहता है कि कॉसल लुईस थ्योरी कहती है क्या है कि एटम जो कंबाइन होंगे ना, या तो कंप्लीट ट्रांसफर से होंगे या फिर कैसे होंगे, शेयरिंग होंगे। अगर जब कंप्लीट ट्रांसफर होते हैं तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, और अगर जो शेयरिंग से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है एक एक करके जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला एंड सबसे आसान जो है कौन सा है, ये देखिएगा, हम लेते हैं H2। हम क्या करेंगे कि जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उसी को उस एटम के साथ लिख देना है। हाइड्रोजन का यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा। अब हाइड्रोजन जो है डुप्लेट पूरा करना चाहता है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है, और ये इसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है। तो यही जो है क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलरली F2 को बनाते हैं, और इसको बाद में हम लोग क्या करते हैं, बीच में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, ताकि कि दोनों जो है जब यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, ये लिख दिया। यहां भी फ्लोरीन के पास कितने हैं, 7। अब यहाँ पे चाहे तो आप इसके दोनों को बीच में रख दीजिए, इससे क्या होगा कि सर्कल बनाना आसान हो जाएगा। अब ये क्या करते हैं, दोनों ऐसा यहाँ पे जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं, और इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे ये जरूर ध्यान देना कि ये सभी के सभी जो है अपना ऑक्टेट बनाने के लिए ये सारे जो है रिएक्शन कर रहे हैं। ऑक्टेट ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि फ्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है।
अच्छा, इसी चीज को कहा कि बार बार ना लिख के आप जो है इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम इसको जो है क्या कह सकते हैं, F2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसा आपकी इच्छा हो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, अब हमसे पूछ रहा है कि भाई बताओ कि CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 4, 4 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 6 होते हैं। वैलेंस 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी की नहीं पूछ रहा, Yes, sir. 6. 6 होते हैं। 6 अब यहां से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, Yes, sir. और ये कार्बन यहां से जैसे ही लेगा, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, No, sir. No, No, sir. sir. नहीं हुआ। इसको कलर चेंज कर देता हूं। अगर इसका कंप्लीट तो हुआ नहीं, तो यहां पे क्या होता है कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू जो है यहां पे आ जाता है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। Negative. और इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव और इस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। Negative. अब चाहो तो यहां तक भी लगा के छोड़ सकते हो, जो है डबल बॉन्ड को जो है नहीं लिखा के इस प्रकार से लिख सकते हो, बस यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाल देना। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए अभी भी न्यूट्रल है और ये अभी भी क्या है, आपका न्यूट्रल है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से जो है क्या कर सकते हैं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए S-2 है, Al+3 है, तो सल्फर के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, 1 2 3 4 5 6, 2 नेगेटिव आ गए तो 2 नेगेटिव लगा दे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। या नेगेटिव को कई बार जो ना हम डॉट लॉन मतलब इलेक्ट्रॉन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप चाहो तो नेगेटिव लिख सकते हो, चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का मतलब क्या होता है कि 283, तो एल्युमिनियम का जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये L+3 था, ये क्या है आपका S-2, और ये क्या है Al+3। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद निकल जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के पास कितने हो जाएंगे, इनर वाला बच जाएगा, तो ये जो है आपका 2 2 4 2 6 2 8। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी का भी मैग्नीशियम है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं H2S का। तो अब मुझे बताइए कि इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, Sulfur. Sulfur. सल्फर। क्यों, क्योंकि इसका जो है लीस्ट नंबर है, तो सल्फर को हमने सेंट्रल एटम ले लिया। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 6। यहाँ पे हमने जो है 6 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1, और 1 यहाँ पे कितने होते हैं, 1। तो ये क्या करेगा, यहाँ से डुप्लेट इसके पूरा साथ कर लेगा। हमने डुप्लेट पूरा कर लिया, और ये जो सल्फर है ये इसके और इसके लेके ये क्या कर लेगा, ऑक्टेट जो है Okay. कंप्लीट कर लेगा, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, डुप्लेट पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S। सिमिलरली हम यहां पे बात करते हैं SiCl4 का। सल्फर सॉरी सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। क्लोरीन 4 है तो क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन के पास 1
2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग जो है इसको करेंगे। तो ये क्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन को लेके क्या कर जाएगा, अपना कंप्लीट कर लिया, और ये वाला जो है इसके साथ लेके कंप्लीट हो गया। अब बच गया सल्फर, तो इस सल्फर क्या करेगा, यहां से इसको लेते हुए क्या कर जाएगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर जाएगा। तो ये क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SiCl4। सिमिलरली BeF2 एंड CO3 का बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, BeF2 और एक साइड में ले लेते हैं CO3 माइनस। ठीक है, तो बेरिलियम है, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलिए। अब आपको पता है बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7। ठीक है, तो यहां से ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे ये कैसा करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे ये जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता, और हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हमने कहा था कि सेंट्रल एटम में अवॉइड द ऑक्टेट रूल, तो यहाँ पे जो है अवॉइड कर रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसका जो है बना सकते हैं। सिमिलरली कार्बन है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, इसका जो है ये वाला यहां से लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाला यहां से लेके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये वाला जो है यहां से ऑक्टेट लेके कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारे पास किसका, कार्बन का। तो कार्बन ने भी यहां से लेते हुए इसको जो है कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO3 माइनस 2। अब आपको क्या करना है कि H, हाँ जी कुछ पूछना है, सर ऑक्सीजन की तो 7 ही नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे, अच्छा 2 माइनस है ना, माइनस के कारण जो है एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं। मैं यहां से माइनस के कारण एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस सर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक होमवर्क है, HCOH का जो है बना के लेके आना। नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आप एक बार जो है प्रैक्टिस करके जरूर आना, और जितने भी क्वेश्चन कराए एक बार फिर से करना, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है।